हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से गायब था। कुछ ऐसा चल रहा था जिसके कारण मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर आगे से मैं रेगुलर स्टोरीज लेके आया करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। पर उससे पहले आप सबका मेरे चैनल द डीप डार्क टेल्स पे स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कहानियाँ डायरेक्ट आप तक आ सकें। और कहानी सुनने के बाद अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा काम सही दिशा में जा रहा है। साथ ही कमेंट करके अपने सुझाव मुझसे शेयर जरूर करें। अब शुरू करते हैं कहानी को। हम सब कभी न कभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की बारात में गए होंगे। शहरों में शादियां तो बड़े फंक्शन हॉल, पार्क या रिजॉर्ट में होती हैं, लेकिन गांव की शादियां आज भी घर से होती हैं, जहां पूरा गांव मिलके शादी को संपन्न करता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की, जहां चार दोस्त अजय, नागर, मनोज और मुरली अपने दोस्त मुकुंद की शादी में गए थे। बारात मुकुंद के गांव से लड़की वालों के गांव जा रही थी, जो कि वहां से तकरीबन 50 किलोमीटर पे था। मुकुंद तो दूल्हा था, तो वो बिजी था, और ये चारे दोस्त शहर से आए थे, तो इन्हें गांव की कोई भी रीति रिवाज समझ में नहीं आ रही थी। सही बोले तो इन्हें किसी भी रीति रिवाज से कोई लेना देना भी नहीं था। मुकुंद के चारों दोस्तों ने शादी में शराब पीने का अच्छा खासा प्लान बनाया। आजकल शादियों में ये बहुत आम सी बात है। इन्होंने रास्ते में 2 बोतल विस्की की ले ली और अपने कार में रख लिया। रात 10 बजे जयमाले का कार्यक्रम होने के बाद जहां लोग खाने पीने में बिजी हो गए, वहीं ये चारों दोस्त एक अच्छी सी जगह की तलाश में लग गए, जहां ये बैठ के आराम से रात भर शराब पी सकें। मुरली ने शादी के खाने में से मटन पैक करवा लिया था, जो वो सब शराब पीते हुए खाने वाले थे। गांव काफी पिछड़ा हुआ था, तो तकरीबन सारे ही घर मिट्टी के थे, और 10 बजे तक शादी वाले घर को छोड़कर सारा गांव बिल्कुल शांत हो चुका था। मुकुंद ने पहले ही बता रखा था कि अनजान गांव है, तो ज्यादा दूर नहीं जाना और आसपास ही रहना। अब गांव में किसी के भी घर के बाहर तो बैठ के शराब नहीं पी सकते, तो ये चारों गांव में इधर उधर टहलने लगे। चलते चलते ये गांव के बाहर आ गए, पर इन्हें कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहां ये बैठ के सुकून से शराब पी सकें और बातें कर सकें। इनमें से एक दोस्त नागर बोला, भाई लोग, हम गांव से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वापस चलें क्या? कार में ही बैठ के पी लेंगे। अजय ने भी उसकी बात में सहमति दिखाई, लेकिन मनोज और मुरली का मन कार में बैठ के पीने का नहीं था। वो गांव की ठंडी हवा के बीच में खुले खेत में पीने का मन बना चुके थे। इस पे मनोज बोला, अबे क्या बात कर रहे हो, ऐसे चोरों की तरह पार्टी करना मुझे पसंद नहीं है। और अब जब गांव में से बाहर आ ही गए हैं तो किस बात का डर, यहीं कहीं बैठते हैं। मुरली बोला, थोड़ा और आगे देखते हैं, शायद कोई खुली और साफ जगह मिल जाए। गांव में पूरी तरह से अंधेरा था, पर आधे चांद की रोशनी भी काफी थी, जिससे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक कुआं मिला, जिसके बगल में एक बड़ा सा चबूतरा था। ये सब वो जगह देख के खुश हो गए। बोले, ये हुई ना बात, यहीं बैठते हैं, सुबह 5 बजे तक वापस चलेंगे, तब तक शादी भी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत साधारण सा था, पर अब जो होने वाला था वो सब इन सब की सोच से भी परे था। ये सब उस चबूतरे पर ही धूल हटाकर बैठ गए और अपने पीने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। हालांकि रोशनी थी, पर इतनी नहीं थी कि बहुत दूर तक का दिखाई दे। अभी समय लगभग 11:30 बजे के आसपास का हो रहा था। तभी नागर ने बोला, क्या तुम लोगों को कुछ जलने की बदबू आ रही है क्या? मुरली ने भी बोला, हाँ, कुछ जलने की बास आ रही है, पर बहुत गंदी बदबू है ये। मनोज फिर से तबाक से हंसते हुए बोला, ऐसा लग रहा है आसपास किसी बॉडी को जलाया जा रहा हो, साला हम लोग शमशान में तो नहीं बैठ गए पीने के लिए। और हंसने लगा। उसका ये मजाक किसी को पसंद नहीं आया, पर सबने नॉर्मल ही बिहेव किया, क्योंकि पार्टी का माहौल था। थोड़ा ही समय और बीता था, लगभग 15 से 20 मिनट, कि अजय को ऐसा लगा कि खेत की तरफ से कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसे एक परछाई सी दिखी थी, और साथ ही चलने की आवाज भी आ रही थी। उसने सभी को इशारे से सावधान किया। अभी सब उस परछाई को देख पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो परछाई अब इनके काफी पास आ गई, और अब साफ साफ दिख रहा था कि वो एक औरत है जो डंडे के सहारे से चल रही है। मनोज बोला, डरो मत, गांव में अक्सर ऐसा लोग करते हैं, वो रात में उठकर बाहर चले जाया करते हैं, क्योंकि घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करते, तो हो सकता है कोई बूढ़ी औरत हो बाहर आई हो।
पर तब तक वो औरत काफी इनके पास आ चुकी थी। अजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दिया। टॉर्च की लाइट पड़ते ही उस औरत ने अपने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया, जैसे उसे इस रोशनी से काफी तकलीफ हो रही हो। सबने देखा कि वो एक औरत है जो कि कुछ 65 से 70 साल के आसपास की थी और धोती की स्टाइल में एक साड़ी पहन रखा था। उस साड़ी के अलावा और कोई कपड़े नहीं थे। मतलब पुराने जमाने में गांव में कई जगह पे औरतें ब्लाउज नहीं पहनती थी और वो साड़ी से ही पूरे शरीर को और अपने सर को ढक लिया करती थी। इस औरत ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। उसके गले में, हाथ में, पैर में चांदी के मोटे मोटे कड़े थे, जिसे गांव में हसली भी कहते हैं, और पूरे शरीर पर गोदना गुदा हुआ था। वो इनके पास आई और बोली, कौन हो तुम सब और यहाँ काहे बैठे हो, वो भी इस वक्त? इस पे मुरली बोला, काहे दादी, यहाँ नहीं बैठ सकते हैं का? वो औरत थोड़ा मुस्कुराई और बोली, बैठो बैठो, इस गांव के नहीं हो ना, तभी बैठो। फिर वो बस इनके खाने के प्लेट में देखने लगी और बोली, क्या खा रहे हो? इस पे मनोज बोला, ए दादी, बहुत रात हो गई है, आप जाओ अपने घर जाओ। और बोलते बोलते मनोज ने एक सिगरेट जला दी। सिगरेट जलते ही वो औरत पीछे हट गई और वहां से थोड़ी ही बगल में एक आम का पेड़ था, वहां जाके खड़ी हो गई। 5 मिनट में सिगरेट खत्म हुई और तब तक सब फिर से पीने में लग गए थे और अब तक सबको हल्का हल्का नशा भी हो चुका था। तभी अजय बोला, भाई, वो फिर से यहीं आ रही है, ये क्या मुसीबत है? मनोज बोला, आने दे उसको, इग्नोर करो और अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करो। वो औरत फिर से वहां आई, सबको देखने लगी। इस बार उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा गुस्से वाला था और अब वो बिना लाठी के चल रही थी, जैसे कोई 50 साल की औरत हो। वो मनोज के पास जाके बोली, मेरे हिस्से का निकाल। मनोज को कुछ समझ नहीं आया और बहुत अजीब लगा। वो थोड़ा पीछे हटा और बोला, क्या क्या चाहिए आपको? वो औरत फिर से बोली, खस्सी खाना है, खस्सी दे मेरे को, शराब दिया, अभी खस्सी भी दे। मनोज बोला, मैंने कब आपको शराब दिया और हमें क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ आप यहाँ से। इस पे अजय बोला, भाई, एक पीस दे देते हैं ना, क्या जाता है? और अजय ने एक पीस उठा के उस औरत को दे दिया और वो औरत बहुत खुश हो गई और उस पीस को ऐसे खा रही थी जैसे कोई भूखा जानवर हो और वो कितने दिन बाद खाना मिल रहा हो। ये सब उन चारों को बहुत अजीब लगा। फिर भी मनोज ने बोला, अभी मिल गया ना, जाओ यहाँ से। बस वो औरत मुड़ी और वहां से फिर उसी पेड़ के तरफ जाने लगी। नागर ने बोला, भाई, ये औरत मुझे ना थोड़ी अजीब सी लग रही है। गांव में जाने के बजाय ये बार बार उस पेड़ के पास जाती है और ऐसा क्यों बोला कि हमने इसको शराब दिया? एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। जिसपे मनोज बोला, अबे शांत रहो यार, ऐसे मांग के खाने वाले कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे, होगी कोई पागल मांग के खाती होगी, इग्नोर करो इसे। तभी सबको किसी के रोने की आवाज आने लगी। सबने मुड़ के देखा तो वही औरत पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ी थी और सिसक सिसक के रो रही थी। उसके रोने से मनोज बहुत चिड़चिड़ा रहा था, क्योंकि उसके बनाए बनाए पार्टी का प्लान का सत्यानाश जो हो रहा था। वो वहीं से चिल्ला के बोला, कौन है रे, भाग यहाँ से। और उसने नशे में उस औरत को माँ बहन की गंदी गाली दे दी। बस अब क्या था, वो रोना गुर्राने में बदल गया और वो औरत अपने नाखून से उस पेड़ को खरोचने लगी। अब ये चारों उस चबूतरे से उतर के थोड़ा थोड़ा उसी तरफ बढ़ रहे थे। अजय ने मोबाइल की लाइट ऑन कर ली थी। ये सब उस पेड़ से लगभग 7-8 कदम ही दूर थे कि तभी उस औरत ने एक झटके से इनकी तरफ मुड़कर देखा और जोर से गुर्राया और तुरंत ही अपने दोनों हाथ और पैर से उस आम के पेड़ पे चढ़ गई, जैसे कोई छिपकली हो। ये देखते ही सबकी हालत जैसे कि काटो तो खून नहीं। तभी अजय ने चिल्लाया, भागो बे, और सब भागने लगे। जैसे ही ये भागने को हुए, उन्हें लगा जैसे कोई पेड़ से कूदा हो और इन्हीं के पीछे पीछे भाग रहा हो। ये सब बदहवास भाग रहे थे। सबसे आगे मुरली, तब नागर, फिर अजय और लास्ट में मनोज था। अजय ने भागते हुए पीछे मुड़ के देखा, तब वो औरत अपने दोनों हाथ और पैरों के सहारे भाग रही थी, जैसे कोई जानवर हो। भागते भागते गांव में काफी अंदर आ गए। एक जगह जहां काफी घर थे, वहां पहुंचकर थोड़ा रुके और देखा कि अभी ये सिर्फ तीन ही हैं। मनोज नहीं था और वो औरत भी इनके पीछे नहीं आ रही थी। मुरली बोला, सुनो, पहले मुकुंद के पास चलो, हो सकता है मनोज गांव में इधर उधर के रास्ते से चला गया हो, फिर किसी को लेके आते हैं, पर अभी भागो यहाँ से।
अजय, नागर, मुरली वापस शादी की जगह पे पहुंचे। उन तीनों को ऐसे हांफते-हांफते हुए देख के वहां पे मौजूद सभी लोग इन्हें ही देखने लगे। किसी ने पूछा भी कि क्या हुआ, पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ये बस जाके एक जगह पे बैठ गए। मुरली ने हाँफते हुए बोला, भाई मनोज कहाँ है? वो ठीक होगा ना? और वो क्या था? क्या वो कोई भूत थी या कोई चुड़ैल थी? अजय बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी नागर बोला, वो देखो, उधर देखो, मनोज आ रहा है। मनोज चलते हुए इन्हीं की तरफ आ रहा था, पर वो एक पैर से लंगड़ा रहा था और उसके कपड़े भी गंदे, काफी फटे हुए से लग रहे थे और वो बहुत झुक के चल रहा था। मनोज आके जनमासे के एक कोने में बैठ गया और वो वहां रखे हुए मिठाई के पैकेट्स खोल के खाने लगा। उसने एक खाया, दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया। अब वो लोगों की नजर में आने लगा था। वो लगातार खाते ही जा रहा था। वो 10 से अधिक डब्बे खा गया और उसके खाने का तरीका ऐसा था जैसे उसने जीवन में कभी मीठा ना खाया हो। खाते खाते वो अपने पूरे शरीर को ऐंठ रहा था। सब उसे ही देख रहे थे। तभी वहां मुकुंद के चाचा आ गए। वो बोले, बेटा तुम ठीक हो ना? और कहाँ थे? यहाँ खाने पे भी नहीं दिखे। फिर मनोज उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। चाचा जी ने बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आओ चलो थोड़ा आराम कर लो। और जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, मनोज ने चाचा जी को जोर का एक थप्पड़ मारा और एक औरत के जैसे बोला, साला मुझको हाथ लगाता है, तेरी इतनी हिम्मत? इतने पे चाचा जी का बड़ा बेटा आ गया और उसे ऐसा करते देख वो मनोज को मारने की बढ़ा। तभी मनोज बोला, कच्चा खा जाऊंगी अगर मुझे छुआ तो। अब और गंदा करेगा क्या? नहीं करने दूंगी, हट यहाँ से। और सीधा आंगन में चला गया और मंडप में एक कोने में बैठ गया। तब तक ये बात आंगन में पहुंच चुकी थी कि दूल्हे के दोस्त ने शराब पी के दूल्हे के चाचा पे हाथ उठा दिया है। ये सब सुन के मुकुंद को बहुत गुस्सा आ गया और वो मुरली, अजय, नागर को बुलाने लगा। सब लोग मुकुंद को शांत कराने में लग गए कि बेटा शादी में ऐसा हो जाता है, जाने दो। पर मुकुंद को अभी अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सबने बोला, अभी वो शांत बैठा है तो बैठे रहने दो, शायद उसने बहुत पी ली है, होश में भी नहीं है, जब आएगा तो बात करना। मुरली, नागर, अजय वहीं आंगन में एक कोने में खड़े थे और शर्म से सर झुका रखा था। उन्होंने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था, पर अजय को शक हो गया था कि ये मनोज नहीं है या इस पे कोई ऊपरी चक्कर आ गई है। सभी लोग शादी के रस्म में बिजी हो गए और मनोज अपना सर घुटनों के बीच में रख के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वहां भी जलने की बहुत गंदी बदबू फैल गई और रोने की आवाज आने लगी। उस रोने में बहुत ही मनहूसियत थी। जब सबने मुड़कर देखा तो ये आवाज मनोज से आ रही थी। वो सर झुका के एक औरत के जैसे रो रहा था। रोते रोते फिर अचानक हंसने लगता और फिर रोने लगता। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मनोज के पास जाके पूछने की कि क्या हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि गांव वालों को भी अब उसकी हालत देख के समझ में आ रहा था कि ये लड़के के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है या तो ये किसी के बस में है। तभी पंडित जी ने कहा, ये क्या हो गया? ये अनर्थ है, ये शादी भंग हो गई है। मंडप में चुड़ैल? इतना सुनना था कि वहां सन्नाटा छा गया। अब मनोज और जोर जोर से हंसने लगा। सब उसके पास से दूर हो गए, पर मुकुंद वहीं मंडप में बैठा रहा। वो अभी भी अपने दोस्त से डर कम रहा था, पर उससे नाराज ज्यादा था कि वो पी के ऐसा तमाशा क्यों कर रहा है। मुकुंद ने मनोज से बोला, भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये सब बंद कर और अभी जा यहाँ से। मनोज हंसते हुए बोला, चली जाऊं? चली जाऊं मैं? अच्छा, खाने को दे, मैं चली जाऊंगी। मुकुंद बोला, तो जाना, जनमासे में बैठ के खा ले। तभी मुकुंद के पापा ने उससे बोला, बेटा अभी ये तेरा दोस्त नहीं है, तू शांत रह। मुकुंद बोला, नहीं पापा, ये हमेशा ऐसे ही करता है, मैं इसकी नौटंकी जानता हूँ, ये मजाक कर रहा है। तब तक लोग पंडित जी से पूछने लगे, क्या करें, आप ही इसका कुछ समाधान कीजिए ना। पर पंडित जी ने हाथ उठा दिए और बोला कि मैं शादी कराता हूँ, ये सब मेरा काम नहीं है। आप एक काम कीजिए, मसान वाले अघोरी जी की मदद मांगिए, वही कुछ कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, अगर सब शांत हो जाए तो मुझे खबर भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मसान वाले अघोरी का नाम सुन मनोज ने हंसना बंद कर दिया और बोला, पंडितवा सुन, यहाँ घर अकेले जा रहा है क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, चल चल। इस पे पंडित जी के पैर वहीं जम गए और वो वहीं बैठ गए। ये देख फिर से मनोज हंसने लगा। किसी को कुछ बिना बताए लड़की के मामा और फूफा रात में
इस समय मसान के लिए निकल गए, जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर था। और इधर लोग मुरली अजय नागर से पूछने लगे कि क्या हुआ, कहाँ गए थे, पर वो डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। मनोज ने लड़की के बाप को देखा और बोला, खाने को दे मुझे। दुल्हन के पिता ने पूछा, क्या खाना है बताओ, खाओ यहाँ और जाओ यहाँ से। मनोज बोला, खस्सी खाना है, ला यहाँ। दुल्हन के पिताजी ने कहा, मंडप में मांस खाना है, पागल हो गए हो क्या। तभी मनोज उठा और सबको गुर्रा के देखने लगा। जोर जोर से लात मार के वहां पे पड़ा सारा पूजा का सामान उसने फैला दिया। पर वो अभी भी सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था। शायद उसके पैर में बहुत चोट लगी थी। और देखते देखते उसने वहीं पर अपने कपड़ों में पेशाब कर दिया। अब सब बहुत डर चुके थे। सारी औरतें बच्चे अंदर कमरे में चले गए थे और अब बस वहां आदमी ही बचे थे। तभी किसी ने पीछे से बोला, बस थोड़ी देर और अघोरी बाबा आ ही रहे होंगे। इतना सुनना था कि मनोज तुरंत उस घर से बाहर निकल गया और गांव में अंदर की ओर भाग गया। अब लोग अजय और मुरली नागर से पूछने लगे कि क्या हुआ था। और अजय ने शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया। वो जैसे ही बताया कि हम लोग गांव के बाहर उस चबूतरे पे बैठे और एक औरत आई, तभी किसी ने भीड़ में से बोला, कालो, ये तो कालो है। मुरली बोला, क्या, क्या है वो, मनोज तो ठीक होगा ना। तभी किसी ने बताया कि अघोरी जी नहीं हैं, वो कल सुबह तक ही आ पाएंगे, तभी कुछ होगा। ये सब सुन के लोगों के चेहरे पे निराशा छा गई। और मुरली बोला, मैं वहीं जा रहा हूँ उसी चबूतरे पे, वो शायद वहीं गया होगा। पर दुल्हन के चाचा और मामा बोले, अकेले नहीं जाना है बेटा, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। सब लोग वापस उस चबूतरे पे गए। वहां जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। अजय बोला, पेड़ के पास देखते हैं। वो औरत उसी पेड़ के पास से आ रही थी। जब सब उस पेड़ के पास गए तो उन्होंने गुर्राने की आवाज सुनी। वो उसी पेड़ की तरफ से आ रही थी। बस सब वहीं रुक गए। और तभी पेड़ के ऊपर से एक बकरा नीचे गिरा, जो कि मरा हुआ था और उसका सर नहीं था। किसी ने टॉर्च की लाइट पेड़ की तरफ मारी तो देखा मनोज वहां बैठ के वो बकरा का सर खा रहा था और उसका मुंह पूरा खून से लथपथ था। अभी मनोज बिल्कुल भी मनोज नहीं लग रहा था। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। वो लोग वहीं से थोड़ा दूर पेड़ से दूर हटकर खड़े हो गए। साथ ही एक बुजुर्ग ने बताया कि कोई भी उस चबूतरे पे नहीं चढ़ेगा, उससे दूर रहो। तब तक मुकुंद भी वहां आ गया। वहीं एक गांव के बुजुर्ग ने बोला कि बेटा, तुमको तो हल्दी लगी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। पर अब मुकुंद को सब पता चल चुका था और उसे मनोज की बहुत चिंता हो रही थी। कहीं ना कहीं ये सारे दोस्त उसकी जिम्मेदारी थे। वो आए भी तो इसी की शादी में थे। तभी मनोज पेड़ से नीचे कूद गया। वो इतनी जोर से गिरा कि उसका सर फट गया और उसके हाथ पैर भी मुड़ गए। पर वो वहीं वापस से बैठकर फिर से हंसने लगा। मुकुंद ये देख के जोर से बोला, हम इस गांव के नहीं हैं, हमें जाने दीजिए इसको और हमें माफ कर दीजिए। पर मनोज हंसे ही जा रहा था। उसके सर से लगातार खून बह रहा था। ये सब बहुत डरावना हो चुका था। मनोज ने सर उठा के सबको देखा और बोला, माँ की गाली देगा, बहन की गाली देगा, खा जाऊंगी तुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और वापस से हंसने लगा। फिर बोला, आई तो मैं तीनों को लेने थी, पर कोई नहीं, इन तीनों को भी नहीं छोड़ूंगी, खाऊंगी, सबको खाऊंगी, चारों को खाऊंगी। अभी उसकी आवाज में दो आवाजें आ रही थी। एक आवाज में डर था, जो कि मनोज की थी, और दूसरी में गुस्सा था, जो कि उस औरत की थी। मनोज की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। सबको उस पर बहुत तरस आ रहा था। अब थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही थी, 5 बजने वाले थे, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मनोज मनोज बहुत सुस्त हो गया और वो बेहोश हो गया। तभी सब उसकी तरफ दौड़े और उसको उठाना चाहा, पर उसका शरीर तो मानो जैसे 4 से 5 आदमी जितना भारी हो, और वो अभी भी रह रह के गुर्रा रहा था। पर दर्द से बेहोश हो चुका था। शायद उसका खून बहुत सारा बह चुका था, इसलिए सभी लोग उसे उठा के वापस गांव में ले आए और उसे बांध दिया। अब सबको अघोरी जी का इंतजार था। और गांव के ही एक डॉक्टर ने 2-3 इंजेक्शन दिए ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके और वो सोता रहे। सुबह 6:30 बजे अघोरी बाबा आए। उनके वहां आते ही मनोज उठ गया, जैसे उस पे किसी भी इंजेक्शन का कोई असर ही ना हुआ हो। अघोरी बाबा आए और बोले, ये कहाँ से आ गए इस गांव में। वो बोले, मैं अभी 10 दिनों की साधना में हूँ, तो मैं इसको छू नहीं सकता, पर मेरे पास एक उपाय है। ये इसी गांव की है, तो इसका इलाज भी इसी गांव में होगा।
इसको गांव के ढी बाबा के मंदिर में लेके चलो। मैं आप सबको बता दूं, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के गांव में डी बाबा का मंदिर हुआ करता है। एक तरह से ये उस गांव के रक्षक और ग्राम देवता होते हैं। आगे उन्होंने बताया कि वहां जाने के बाद सब अपने आप होगा। सब उनकी बात मानकर मनोज को उठा के ले जाने लगे। वो बंधा हुआ था और जोर जोर से गुर्रा रहा था। अब मनोज बहुत गुस्से में था। वो बोल रहा था, वहां गए तो मार दूंगी इसको, ये नहीं बचेगा, और तुम तीनों को भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद तुम्हारी बारी है, नहीं तो जाने दो मुझे। जैसे तैसे मंदिर पहुंचे, और मनोज को जैसे ही मंदिर के आंगन में ले गए, वो जोर जोर से खुद को पटकने लगा। वो जमीन पे एक बच्चे की तरह लौट रहा था, और ना चाहते हुए भी वो मंदिर के गर्भगृह तक के दरवाजे तक पहुंच गया। अब उसे किसी ने पकड़ नहीं रखा था, और ना ही वो किसी से बंधा हुआ था। वहां पहुंच के वो अपना सर दरवाजे की चौखट पर पटकने लगा। उसका सर पहले से ही फटा हुआ था और काफी खून बह रहा था, जिससे पूरी चौखट खून खून हो गई। ऐसा करते करते उसे जोर की एक खांसी आई, और उसके मुंह से बकरे के बाल का एक गुच्छा निकला, और एक आंख भी। ये करते ही वो बेहोश हो गया। तभी किसी ने अघोरी जी से पूछा, बाबा अब क्या करें, इसको क्या हुआ? बाबा ने बोला, तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल गांव से काफी दूर था। वहां मनोज को भर्ती किया गया। डॉक्टर ने पूरी जांच की और बोला कि इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। 2 दिन तक कुछ कह नहीं सकते। पता चला उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, और सर में भी 15 टाके लगे। साथ ही बहुत सारा खून बह जाने की वजह से वो बहुत सीरियस था। नागर और अजय वापस गांव आ गए, जहां शादी होनी थी। उनको वहां देख के मुकुंद बोला, तुम सब जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। पर नागर बोला कि भाई, हमारी गलती से सब कुछ हुआ है, तेरी शादी खराब हो गई। पर मुकुंद ने बताया कि 2 दिन बाद का मुहूर्त फिर से निकला है, और अब वो मंदिर में ही शादी कर लेगा। तभी अजय ने वहां बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये कालो क्या है? सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अजय ने बोला, प्लीज मुझे बताइए, मैंने कल उसे उसके असली रूप में देखा है, जब वो हमारे पीछे भाग रही थी। तभी वहीं बैठे अघोरी बाबा ने बोला, मैं बताता हूँ। यहाँ बैठा कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। बात आज से लगभग 50-60 साल पहले की होगी। ये इस गांव की नहीं थी। नई नई शादी करके आई थी। इसका नाम कलावती था। देखने में भी सुंदर थी और बोलने में भी बहुत तेज थी। गांव की पहली औरत थी जिसने 5वीं तक की पढ़ाई की थी। इसको इस बात का बहुत घमंड था। जहां गांव के कई सारे आदमी तक पढ़े लिखे नहीं थे, वहां इसका इतना पढ़ा लिखना ही बहुत बड़ी बात थी। उसके इस बर्ताव से ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते थे, और सबसे ज्यादा उसकी जेठानी और सास। जब ये सब घटना हुई, तब कलावती 5 महीने की गर्भवती थी। एक दिन बाजार में एक आदमी का धक्का लगने से उसकी लड़ाई हो गई। उसने उस आदमी को बहुत खरी खोटी सुनाई और चली गई। उस आदमी ने भी उससे बदला लेने का ठान लिया था। एक दिन वो खेत पे अपने पति के लिए खाना लेके जा रही थी। उसी बीच रास्ते में 5 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उनमें से एक वही आदमी था। वो उसे घसीट के उसी पेड़ के पास ले गए और उसे बहुत मारा। फिर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। उन सबको लगा कि वो मर चुकी है, और वो वहां से चले गए। उन आदमियों को उसकी खबर उसकी सास और जेठानी ने ही दिया था। वो भी उससे पीछा ही तो छुड़ाना चाहती थी। कलावती की सास और जेठानी थोड़ी देर बाद उसको देखने गई, तो वो बेहोश पड़ी थी। इन्हें भी लगा कि वो मर चुकी है, और इस डर से कि कोई इसे पहचान लेगा, वो दोनों ने इस पे मिट्टी का तेल डाल के इसे जला दिया। आग लगते ही वो होश में आ गई और तड़पने लगी। थोड़ी देर बाद वो तड़प तड़प के मर गई। एक साथ 2 लोगों की जान गई, एक कलावती और दूसरा उसका बच्चा। किसी को पता नहीं चला कि ये किसने किया। नाम के लिए उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि वो तो सदमे में था, और परिवार का कोई भी कुछ करना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं वो पूरे गांव को खटकती थी। मरने के 14 दिन बाद गांव में तमाशा चालू हो गया। वो 5 आदमियों की लाश एक एक करके गांव की अलग अलग दिशा में मिली। पहले सबको लगा कि ये एक इत्तेफाक होगा, पर तभी कलावती की जेठानी की रसोई में जल के मरने की खबर आई, और उसके बाद उसकी सास की लाश भी वहीं पेड़ के नीचे मिली थी। तब तक लोगों को शक होने लगा था कि ये सब कलावती कर रही है। एक दिन उसका पति रात में उसी पेड़ के नीचे से आ रहा था कि वो उस पे सवार हो गई। वो पूरे गांव में रोते रोते हुए घूम रहा था।
और उसने सारी बात बताई कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। तब मेरे गुरुजी यहीं इसी गांव में थे। उन्होंने उसका उतारा किया और उसे उस पेड़ पर स्थान दिया और उस चबूतरे वाली जगह पे बांध दिया। एक तरह से वो चबूतरा ही उसकी समाधि बन गई। यहाँ कोई उस चबूतरे पे नहीं बैठता है। अजय ने पूछा, उसके बाकी परिवार का क्या हुआ? बाबा बोले, कुछ महीने बाद उसका जेठ ये गांव छोड़कर चला गया और उसका पति भी पागल हो गया। बोला था कि कालो उसके पास आती है। वो सो नहीं पाता है, पागल जैसा घूमता फिरता रहता था। बोलता था कि वो नहीं मानेगी, वो शांत नहीं हुई है, वो मुझे लेके जाएगी। फिर कुछ दिन बाद पूरी तरह से पागल हो गया और उसी पेड़ के नीचे पड़ा रहता था। बस दिन भर रात भर कालो 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 यही बोलता था। वो कलावती को प्यार से कालो बोलता था। फिर एक दिन वहीं मर गया। तब से लेके आज तक कालो ने कई लोगों पे हमला किया है। तुमने क्या कहा था कि तुमने उसका असली रूप देखा है? नहीं बेटा, अगर तुम उसका असली रूप देख लेते तो शायद होश में नहीं होते या पागल हो चुके होते। मेरे गुरुजी ने उसका असली रूप देखा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ है। चेहरे पे मांस के कुछ जले हुए लोथरे हैं और पूरा जबड़ा बाहर है। आज भी वो जहां होती है, वहां से मांस के जलने की गंदी बदबू आती है। इस गांव में कोई भी उस चबूतरे के पास तक नहीं जाता है। तभी वहीं खड़े गांव के प्रधान बोले, पर ये सब तो शहर से आए हैं ना, किसी गांव का क्या राज है या कैसी जगह है, जाने बिना शराब पीने बैठ गए। अभी जाने आगे क्या होगा। तभी अजय बोला, पर अब तो वो चली गई है ना। बाबा बोले, वो चली गई है या शायद अभी उसी पेड़ पे होगी, कोई नहीं जानता। पर उसकी नजर एक बार जिस पे पड़ जाए ना, तो वो जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब अघोरी बाबा वहां से जाने लगे। तभी अजय ने पूछा, बाबा एक लास्ट सवाल, उसने ये क्यों बोला था कि हमने उसे शराब दिया था? बाबा थोड़ा हंसते हुए बोले, पीने से पहले उसके नाम का गिराया था ना उस चबूतरे पे, बस। और वहां से चले गए। अब 5 महीने बीत चुके थे। मुकुंद की शादी हो गई है। वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अजय, नागर और मुरली अब अपने काम में बिजी हो चुके हैं। पर मनोज अभी भी ठीक नहीं है। वो अभी भी रात में सो नहीं पाता है। कहता है कि रात में उसके कमरे से जले हुए मांस की बदबू आती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।